हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में यूनिट थर्ड का जो नेक्स्ट टॉपिक आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ साइकेडेल्स। साइकेडेल्स के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को आज के इस क्लास में समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस टाइप का इनमें लीफ स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप का इनका रूट होता है, स्टेम होते हैं, किस टाइप का पॉलन ग्रेन होता है, किस टाइप का ओव्यूल होता है। सारी चीजें हम डिटेल में आज के इस क्लास में साइकेडेल्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी हमारे यूनिट थर्ड का लेक्चर 1 हमारे चैनल पर जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लीजिए, चैनल पर ये ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि फुल फ्लेज में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की और बेहतर तैयारी हो, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चल के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप सेमेस्टर एग्जाम्स की और बेहतर प्रिपरेशन हमारे चैनल के साथ जुड़कर कर सकते हैं। आइए वीडियो में फिलहाल आगे बढ़ते हैं और साइकेडेल्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स को यूनिट थर्ड के इस लेक्चर 2 में जान लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो साइकेडेल्स है, इसमें साइकिल्स वगैरह जैसे प्लांट्स आते हैं। और सबसे पहले हम इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जानेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, है ना। यानी कि इनका रूट कैसा दिखता है, स्टेम कैसे दिखते हैं, लीव्स कैसे दिखते हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे। तो ये जो प्लांट्स हैं इन फैमिली के, इनमें थोड़ी सी स्लो ग्रोथ होती है। देखो बेटा, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो पहले उसे जाके जरूर देख लेना। उससे आपको आज के इस लेक्चर को फिर समझने में आसानी बनेगी, जब आप उसे देखकर इसको देखोगे तो। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने इस जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में उसमें बताया था। तो अगर आप ना उसको देखोगे ना, तो आपको चीजें और बेहतर वे में समझ आएगी, जहाँ पे क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ, तो आप उससे बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो इनमें स्लो ग्रोथ देखने को मिलती है, जनरल सा अपीयरेंस होता है, ठीक है, पाम ट्री जैसा। ठीक है, और थिक यानी कि मोटे, स्टाउट, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच से स्टेम होते हैं। यानी कि जैसे कि आप नीम का पेड़ देखते हो, आम का पेड़ देखते हो, उसमें देखते हो ना कि एक मेन स्टेम निकलती है और इससे ढेरों ब्रांचेस निकलते हैं। वैसा आपको नहीं दिखेगा। तो अनब्रांच सी बॉडी, एक सिंपल सा स्टेम निकला होगा बेस से जो आ रहा है, और वहां पे उसके एंड पे ढेर सारी लीव्स देखने को मिलती है। तो सिलेंड्रिकल सा, स्टाउट और थिक आपको स्टेम देखने को मिलता है, जिसमें नो ब्रांचिंग इज देयर, ब्रांचेस नहीं होते हैं। हाइट अगर स्टेम की बात करें तो जैसे कि मैक्रोजामिया की है, डियोन की है, ये 10 से 15 मीटर तक की हाइट ले लेता है। स्टेम जो है या तो स्फेरिकल या ट्यूबरस होता है, जैसे कि बोवेनिया में और जामिया में। लार्जर स्टेम जो एपाइसिस है, यानी कि लार्ज स्टेम के एपेक्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ प्लांट्स में, साइकेडेल्स के अंदर, जैसे कि साइकस प्लांट में और ट्यूनिका में। ठीक है, और साइकस में अगर देखा जाए, साइकैट्स में स्पेशली, तो इनमें एब्सेंट होते हैं लार्ज स्टेम। जो क्राउन होता है, क्राउन किसको बोलते हैं बेटा? आप बोलोगे कि कह सकते हैं कि जो सिर का सेहरा होता है, उसको आप क्राउन कहते हैं। यहाँ पे क्राउन का मतलब क्या है? इसमें क्राउन का मतलब है कि जो जैसे मैं कहती हूँ कि इसका ये स्टेम नीचे से आ रहा है, ठीक है ना। तो इनके स्टेम पर जो आपको लीव्स देखने को मिलती है, वो इस तरीके से, क्योंकि इनमें ब्रांचेस तो होते नहीं है, तो सारे लीव्स इस स्टेम के एकदम बीचों बीच सेंटर से निकलते हैं। तो ये जो अपीयरेंस देता है, ये इनका जो लीव्स है, ये क्राउन जैसा, एक सहरे जैसा ऊपर निकला हुआ ऐसा दिखता है। तो क्राउन अपीयरेंस इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो क्राउन है यहाँ पर आपको जो दिखेगा, यहाँ पे पिन्नेट लीव्स के आपको क्राउन दिखेंगे, जो कि स्टेम के एकदम एपेक्स पे, एकदम टॉप पे पाए जाते हैं। लीव्स इनमें काफी बड़े बड़े होते हैं, लार्जर लीव्स देखने को मिलते हैं, यूनिपिन्नेट होते हैं और बाईपिन्नेट भी हो सकते हैं, और स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। अब इन सब का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? अब जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि लीफ जो है ना, इनमें तो देखो, लीव्स दो तरह की होती है बेटा। एक होती है सिंपल लीफ और एक होती है बेटा कंपाउंड लीफ। थोड़ा सा इसके बारे में लास्ट जब जनरल कैरेक्टर्स पढ़ा रही थी ना, तो उसमें पढ़ाया था मैंने कि सिंपल लीफ का मतलब हो गया कि लीफ इस तरह से है, एक मिडरिप भी है, लेकिन जो साइड से, अगर मान लो इनमें कट्स भी है, ऐसे कट्स होते हैं ना कई बार लीव्स में, ये कट्स है मान लो, तो ये कट्स जो है ना, ये मिडरिप से नहीं जुड़े रहेंगे, तो वो ऐसा लीफ सिंपल लीफ कहलाता है। ये दोनों सिंपल लीफ हो गए। अब अगर मैं बोलती हूँ कंपाउंड लीफ है, तो कंपाउंड लीफ ऐसे बनती है बेटा, जिसमें एक मिडरिप यानी कि जो अब रैचीज कहलाती है, उस पर छोटे छोटे लीफ पाए जाते हैं, जिसको लीफलेट कहते हैं, लीफलेट्स। तो ये देखने को मिलेगी। तो ये कंपाउंड लीफ में होता है। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल और कंपाउंड लीफ में।
ठीक है ना। अब ये कंपाउंड लीफ कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल रैचीज पे मल्टीपल लीव्स हो, तो आप इसको बोलते हो कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। ये जो लीफ है कंपाउंड लीफ, ये पिन्नेट कंपाउंड लीफ है। समझ आया। अब यहीं पर अगर मैं बोलूं कि एक लीफलेट है, रैचीज है, इसमें मल्टीपल लीव्स एक जगह पे इस तरह से निकले हैं, तो मैं इसको बोलूंगी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो फिलहाल जो साइकेडेल्स है हमारे पास, इन के फीचर्स की बात करें तो इनमें आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स दिखेगी। सारे लीव्स लार्ज होते हैं, यूनिपिन्नेट होते हैं, कई बार बाइपिन्नेट भी हो सकते हैं, और स्पाइरली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे जीनस भी होते हैं इनमें जिसमें इनकर्व्ड रैचीज देखने को मिलती है। रैचीज मैं इसी को कह रही हूँ बेटा, ये जो मिडरिब है, ये कई बार जब ढेर सारे लीफलेट्स में एक लीफ को बांट देती है, तो इसका मिडरिब फिर आगे चल के रैचीज कहलाता है। ये जो है ये रैचीज कहलाता है, ठीक है ना। तो ये रैचीज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि इनका जो रैचीज होता है, यानी कि ये जो कॉमन पॉइंट आपको देखने को मिलता है, ये जो कॉमन पॉइंट है, ठीक, यहाँ पर आप देखोगे कि ढेर सारे लीफलेट्स जो है वो अंदर की तरफ इनकर्व्ड रहते हैं और लीफलेट्स इनरोल हो जाते हैं इस तरीके से बड में, ताकि ये एक वर्नेशन दिखाते हैं जिसको बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन, जहाँ पे एक ऐसी रैचिस है और सारे लीव जो है ऐसे कर्ल हो गए अंदर की तरफ, ऐसे कर्लिंग हो गई, ठीक है, अंदर की तरफ लीफलेट्स कर्ल हो गए, तो इसको सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। और ये स्पेशली आपको साइकस में देखने को मिलेगा। ये जो रैचीज है यंग फ्रॉन्ट्स की, ये सब सर्नेट वर्नेशन दिखाती है, कुछ अलग अलग टाइप के इनमें प्लांट्स में जो आते हैं इन ग्रुप्स में। तो सर्सिनेट वर्नेशन याद रखना कि एक मिडरिब है, इसमें लीव्स जो इस तरह से इनवर्ट कर्लिंग अंदर की तरफ ऐसे घूम जाए, तो इसको सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। मिडरिब जो है कुछ जेनरा में एब्सेंट भी होती है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मिडरिब जो है ये प्रेजेंट होती है लीफलेट्स में, यहाँ पे स्टैंजेरिया में और साइकस में। जनरा जो है जिसमें मिडरिब होती ही नहीं है, बट डाइकोटमस वेनेशन होता है, ये चीज देखने को आपको मिलेगी। डाइकोटमस वेनेशन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो इस तरह से ऐसे लीव्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो वेनेशन होगा, वेनेशन मतलब वेन्स का अरेंजमेंट होता है, तो वो दो जगह में बट गया होगा, तो उसको डाइकोटमस वेनेशन कहते हैं। लीव्स जो है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, यानी लंबे समय तक चलती है, एंड स्टेम पे कई सालों रह जाती है। जैसे आप देखोगे कि आपके आसपास जो आम, नीम, ये सबका पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ होता है, उसकी लीव्स एक बार झड़ती है, टूटती है, निकलती है, फिर वहां नई लीव्स आती है। बट आप देखोगे इनमें कि ये लीव्स कई सालों साल तक प्लांट्स में लगी रहती है। लीव्स जो है शेड होती है तो वो एक धब्बा छोड़ जाती है, जैसे मैं कहूँ कि एक ऐसा स्टेम है और इस पे ऐसे लीव्स है, ठीक है ना, तो जब ये छूटेगी ना, यानी यहाँ से ये टूटेगी ना, तो एक धब्बा, एक स्कार जैसा यहाँ रह जाता है, जो बताते हैं कि हाँ उस समय कभी तो वहां पे लीफ एग्जिस्ट की होगी। अब जरा समझते हैं इसके एनाटॉमी को, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेस, अब देखोगे आपकी इनमें इंटरनली यहाँ पर लीफ बेस पाया जाता है, यानी कि लीफ का ट्रेस छूटा हुआ दिखता है, मतलब वहां से लीफ टूट कर एक समय आया, डेथ हो गई उसकी, लीफ टूट कर अलग हो गई, लेकिन उसके कुछ शेष रह जाते हैं, ट्रेसेस रह जाते हैं। तो साइकिल स्टेम्स जो है रफली सर्कुलर होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका कट कर दूं, ये स्टेम मान लो मैं कहूँ, और मैं इसको कट करके ऐसे उसको सेक्शन में देखूं, तो जब मैं इसको कट करूंगी बेटा, तो ये कुछ मुझे सर्कुलर सा दिखेगा, है ना। ये भले ही ऐसे सिलेंड्रिकल है, जब मैं इसको कट करूंगी ऊपर से इस तरह से नाइफ से ऐसे कट कर दूं, ब्लेड से कट कर दूं, तो ये मुझे सर्कुलर सा मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ लीफ लीफ रहा होगा, यहाँ लीफ रहा होगा, यहाँ लीफ रहा होगा, तो ये कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होगा, आउटलाइन में कहीं कहीं ऐसे दबा 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 सा रहेगा, है ना। तो मैं कहूंगी कि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन रफली सर्कुलर होता है आउटलाइन में। सेंट्रल में एक पिथ होता है और किनारों की तरफ कॉर्टेक्स होता है, और इसके अंदर ढेर सारे म्यूसिलेज कैनाल्स पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल क्लियरली आप इनको इंडिकेट नहीं कर पाओगे इसमें। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्च होते हैं। अब इसको समझने के लिए ना इधर समझना पड़ेगा। हाँ देखो भाई, कहीं कहीं लीफ ट्रेसेस है तो हमने इसको इस तरह से बना लिया, ठीक है। ये बताते हैं कि स्टेम के इस पोर्शन पे लीफ रहा होगा। अब मैं कह रही हूँ कि इसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है ना, पेन को थोड़ा पतला कर ले, इसको हम बोलते हैं इपिडर्मिस, ठीक है ना। इसके अंदर जो सेकेंड लेयर आती है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स।
उसके अंदर जो तीसरी लेयर आती है इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, पहली, दूसरी, तीसरी। फिर इसके अंदर आता है एक सर्कल सा आउटलाइन जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल, और इसके अंदर होता है बेटा वैस्कुलर बंडल। अब अगर मान लो ये डायग्राम एक स्टेम का है, किसका है, स्टेम का है, तो आप इसमें देखोगे कि इस स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको वैस्कुलर बंडल्स जब मिलेंगे तो अरेंजमेंट इस तरीके का होगा कि जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा, ऐसा अरेंजमेंट होगा। जिसमें जाइलम होंगे और इसके साथ ही साथ लोकेटेड होगा पीछे की तरफ फ्लोएम। ये जो दिखा रहे हो ना, ये मान लो फ्लोएम, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब जब आपको एक ही रेडियस पर, रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से साइड की तरफ लाइन जुड़ती है, अब एक रेडियस पर जब आपको अंदर की तरफ जाइलम मिले और बाहर की तरफ फ्लोएम मिले, ठीक है ना, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं जब एक ही रेडियस पे हो जाइलम फ्लोएम, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। ये स्पेशली आपको स्टेम में देखने को मिलेगा। रूट में क्या हो जाता है ना, जाइलम की एक अलग रेडियस चलती है, फ्लोएम की अलग रेडियस चलती है, यानी उसको रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। बट स्टेम के केस में क्या होता है, एक ही रेडियस पर अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। अब अगर उस जाइलम में भी जो पहले बना जाइलम था, जो कि छोटे सर्कल से दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं बेटा प्रोटोजाइलम। क्या बोलते हैं, जो पहले जाइलम बनता है प्रोटोजाइलम, और जो लेटर ऑन आफ्टर कुछ ग्रोथ हो जाती है जब स्टेम की, तो आगे चल के जब नया जाइलम बनता है तो उसको बोलते हैं बेटा मेटाजाइलम। अब जब मैं कहूं कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा एंड आर्च। और ये भी स्पेशली कहाँ होता है, सिर्फ स्टेम में होता है। इसका उल्टा होता है रूट में, जहां पे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। ठीक, अब अगर मैं बोलती हूँ कि जाइलम और फ्लोएम इनके बीच में एक टिश्यू आ जाए, एक बैंड ऑफ टिश्यू आ जाए, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीचों बीच ऐसे ये एक टिश्यू आ जाए, जो पर्पल कलर से मैंने इधर दिखाया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी कैम्बियम। ठीक है, तो एक कैम्बियम जैसा टिश्यू आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच दिखेगा, जो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ डिवाइड होके और नए टिश्यूज को बनाता है। ठीक है तो ये चीज आपको एनाटॉमी ऑफ स्टेम में देखने को मिलेगा, वही चीज यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब देखो, अब आप समझ पाओगे इसको, कि बोल रहा है कि प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स जो है वो कॉन्जॉइंट होते हैं, मतलब एक ही रेडियस पर जाइलम फ्लोएम होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं, मतलब कैम्बियम है दोनों के बीच में, तो उसके लिए आप टर्म यूज करते हो ओपन, और जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो एंड आर्च। लीफ ट्रेसेस आपको कैल्विन देखने को मिलेगा, मतलब डेवलप्स सिंगली फ्रॉम द वैस्कुलर सिलेंडर। वैस्कुलर सिलेंडर जो होता है, यानी जाइलम फ्लोएम जो होता है, वहीं से लीफ आपको देखने को मिलेगा कि लीफ ट्रेसेस वहां पे रहते हैं। दे कंप्लीटली गिर्डल द स्टेम कॉर्टेक्स, स्टेम के कॉर्टेक्स को थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गिर्डलिंग बर्डल्स एक बड़ा फीचर है इस फैमिली का। मैंने बहुत सारे साइकैड्स में लीफ ट्रेसेस जो है वो पेटियोल में एंटर कर जाते हैं फ्रॉम ईदर ओमेगा शेप या हॉर्स शू शेप के पैटर्न में। दोनों ही सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इनके लीफ ट्रेसेस बंडल में पाए जाते हैं, यानी कि डिप्लोजाइलिक होते हैं ये आपको इस वाले डायग्राम में और बेहतर दिखेगा। देखो, अब मैंने जो एक्सप्लेन किया है ना, वो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अंदर की तरफ इधर कॉर्टेक्स है, उसके अंदर आपको ये जो सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, ये वैस्कुलर बंडल है बेटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वैस्कुलर बंडल गिल्डिंग टाइप का है, म्यूसिलेज कैनाल्स भी साइड साइड में पाए जाते हैं। अब ये जो वैस्कुलर बंडल से देखो एक रिंग जैसा फॉर्मेट बना रहे हो, साइड साइड में ऐसे बिखरे बिखरे से रख रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर लीफ ट्रेसेस की वजह से ऐसे बंडल साइड साइड में देखने को मिलते हैं, और सेंटर में जो कैविटी होती है उसको पित्त कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को दूसरा डायग्राम में यहाँ पे देखो दिख रहा है सेंट्रीटल जाइलम, आपको यहाँ दिख रहा है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इधर दिख रहा है, और साइड में जाइलम, मैंने बताया था जाइलम अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को इसमें मिलेगा। साइकेडेसी में बहुत वेल डेवलप्ड ट्रंक भी देखने को मिलता है, यानी कि जो उसके ब्रांच, मोटे ब्रांचेस होते हैं नीचे से आते हैं। सेकेंडरी वुड इनमें जनरली छोटा ही होता है, मतलब आगे चल के जो नए सीजन में नया वुड बनता है ना, उसको सेकेंडरी वुड कहते हैं। परसिस्टेंट लीफ बेसिस जो है ये स्ट्रेंथ देते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स को। साइकेडेसी में आपको एक सिंगल परसिस्टेंट कैम्बियम, एक कैम्बियम आपको इसमें देखने को मिलेगा। कैम्बियम
जाइलम और फ्लोएम के बीच पाया जाता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में, यानी कि ये नई ग्रोथ और चौड़ाई देता है ओवरऑल प्लांट को, तो ये कैम्बियम का काम है। लेकिन कुछ स्पीशीज में साइकस के देखने को मिलता है कि यहाँ पे जैसे कि मैक्रोजामिया वगैरह हो गया, इसमें कैम्बियम लेयर्स मल्टीपल लेयर्स में देखने को मिलते हैं। ऐसे कैम्बियम लेयर्स जो है ये कोएक्सियल सिलेंडर्स बना लेते हैं सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का, क्योंकि देखो जहां कैम्बियम होगा ना वहां नया जाइलम बनेगा यानी सेकेंडरी जाइलम, जहां कैम्बियम होगा ना वहां नया फ्लोएम बनेगा यानी सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, स्केलेरी फॉर्म ट्रैकीड्स जो है वो सेकेंडरी वुड में पाए जाते हैं, जो कि इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। वुड जो है साइकेडेसी में डिफ्यूज्ड होते हैं और 1 से 7 सेल्स वाइड मेडुलरी रीजन में पाया जाता है। तो ये बात होगी बच्चों अभी तक रूट की, स्टेम की। अब बात कर लेते हैं लीफ की, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल एनाटॉमी दोनों चीजों को देख रहे हैं। तो लीफ की अगर बात करें, जो जो लीव्स होते हैं साइकैड्स के, उनके ऊपर एक मोटी सी वैक्स की लेयर होती है। क्या बोलते हैं इसको क्यूटिकल कहते हैं। लीव्स जो है इसमें हैप्लोशिलिक टाइप का संकन स्टोमेटा पाया जाता है। देखो बेटा ये लास्ट क्लास में जब जनरल कैरेक्टर बताया था तब भी बताया था कि देखो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना उनकी लीफ के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। अब जनरली जो लीफ पर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो उसको स्टोमेटा कहते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। अब अगर मैं कहती हूँ कि इस लेयर के ऊपर एक मोटी सी वैक्स की लेयर आ जाए, है ना, तो उसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्टोमेटा और अंदर धंस जाएगा। मैं कहती हूँ यहाँ स्टोमेटा है सरफेस पे, लेकिन मैं बोलूँ इसके ऊपर मोटी सी परत एक वैक्स की हो जाए तो स्टोमेटा और अंदर चला गया ना इसकी वजह से, तो संकन स्टोमेटा मिलता है जिसके जो कहीं ना कहीं को बेनिफिट देता है, क्योंकि स्टोमेटा अंदर होगा तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा, वाटर जो भाप बन के प्लांट से निकलता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं वो कम होगा। और ये ओवरऑल जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स के लिए जरूरी भी है क्योंकि उनको उतनी रेनफॉल नहीं मिलती है, तो इनको अपने ज्यादातर प्लांट्स को जो ये रेनफॉल के समय पानी मिलता है उनको इनको स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। वैस्कुलर बंडल्स इनमें डिप्लोजाइलिक होते हैं, यानी इनमें डिप्लो डाई मतलब दो, डिप्लो दो जाइलिक मतलब जाइलम, दो तरह के इनमें जाइलम पाए जाते हैं, एक सेंट्रीपेटल और एक सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि बाहर की तरफ भी जाइलम और अंदर की तरफ भी जाइलम। ठीक है, और यूजुअली जो सेंट्रीपेटल जाइलम है ये इसका शेप ट्रायंगल जैसा होता है और एक सिंगल प्रोटोजाइलम ग्रुप होता है। 2 टाइप्स के जाइलम जो है वो पैरेन्काइमा के एक रीजन से सेपरेटेड रहते हैं। तो ये हो गया बेटा अबाउट स्टेम, ये हो गया अबाउट लीफ। रूट के बारे में बात करें तो क्या क्या डिफरेंस रहेगा भाई। रूट जो है साइकैड्स के यूजुअली पॉली आर्च होते हैं, पॉली आर्च मतलब मल्टीपल जाइलम और फ्लोएम का होना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस तरह से रूट है। ठीक है, और मैंने बताया है कि इनमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है तो छोटे सर्कल्स बाहर की तरफ बनेंगे। ठीक है, पॉली आर्च हो गया मतलब ढेर सारा जाइलम फ्लोएम होगा, मोर देन 4 यानी 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे होगा। ये देखो, तो मैंने इधर 1 2 3 4 5 6, देखो 6 बना लिया मैंने जाइलम, जिसमें प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर की तरफ है, पीएक्स स्मॉल शॉर्ट में यूज कर रही हूँ, तो ये प्रोटोजाइलम है, ये वाला मेटाजाइलम है। अब जाइलम एक अलग रेडियस पे होता है और फ्लोएम जो है रूट्स में एक अलग रेडियस पे होता है, ये मान लो फ्लोएम है ये, तो ऐसे ऐसे फ्लोएम होता है और अल्टरनेट करता है ये जाइलम से। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अल्टरनेट करते हुए यहाँ पर दिखते हैं। रूट्स जो है यूजुअली पॉलीआर्च यानी मल्टीपल जाइलम फ्लोएम दिखते हैं, जाइलम बंडल्स को अल्टरनेट करते हुए दिखते हैं फ्लोएम बंडल्स के साथ। जो नंबर ऑफ बंडल्स हैं ये देखने को मिलता है कि घटते चले जाते हैं एपेक्स की तरफ, जिससे एक डायआर्च कंडीशन जो है वो रूट के टिप पर देखने को मिलती है। अब जनरली इनमें जो कंडीशन है वो एक्सार्च होती है, यानी जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और रेडियल अरेंजमेंट होता है जहां पे जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे पाए जाते हैं, ये रूट्स की खासियत होती है। कंसेंट्रिक सिलेंडर्स सेकेंडरी रूट के प्रोड्यूस होते हैं कैम्बियम रिंग्स बनने की वजह से, जब जड़ें पुरानी हो जाती है तब। प्राइमरी जाइलम जो है वो कैसा है, एक्सार्च टाइप का है, बताया ये, तो ये रूट्स की स्पेशलिटी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दो बेटा कि अगर आप बेहतर वे में अपने सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी चाहते हैं, स्पेशली जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे, तो यहाँ पे आपको बता दो बच्चों कि आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको काफी बेनिफिट आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में होने वाला है। दूसरी चीज बच्चों, अगर आप तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये बैच को हम कई सालों से रन करा रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन हर साल देते हैं। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी,
मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे चैप्टर्स की सब्जेक्ट्स की तैयारी इसमें कराई जाती है। इसके अंदर आप लोग को लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, नोट्स, पीडीएफ, उसके पीवाईक्यूज और यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिविजन मिलता है। ये सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 यानी 1250 में मिल जाएगा। इस कोर्स के साथ एनरोल होने के लिए आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो आप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और वहां से डाउनलोड करने के बाद अगर आप DNS 10 कूपन कोड इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इस प्राइस पर 1250 पे एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। बच्चों, नवोदय बैच की ये जो क्लासेस हैं हर साल रन होती है, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, आप भी उनमें से एक इस बार बन सकते हैं, तो आप जरूर हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। डाउनलोड आज ही करिए DNS एजुकेयर ऐप, और साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली इसके मॉर्फोलॉजी की, यानी कि किस तरह का इनके अंदर रूट होता है, किस तरह की स्टेम होती है, किस तरह की लीव्स होती है। आइए अब बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है साइकेडेल्स में। ठीक है, तो जो इनके मेंबर्स हैं वो डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रखना, मतलब कि एक प्लांट में एक ही टाइप का फ्लावर्स होगा। ठीक है, मान लो कि अगर दो टाइप के प्लांट्स हैं, जैसे साइकस वगैरह जो इसमें आते हैं, उसमें एक साइकस प्लांट में अगर एक साइकस प्लांट है तो उसमें कोई एक ही टाइप के फ्लावर होंगे, या तो मेल फ्लावर ही होगा पूरे पूरे पेड़ में, या तो सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो डायोशियस कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट में पाए जाते हैं। एक ही स्पीशीज के होंगे बट अलग अलग प्लांट पे होंगे। कुछ जीनस जैसे कि साइकस वगैरह में जो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल है, यानी कि इस प्लांट का जो सेक्स है वो कैसे डिसाइड होता है, क्रोमोसोम की वजह से, एक्स और वाई क्रोमोसोम की वजह से। अब इनमें जो लीव्स होती है, ये इनमें सबसे इनकी खास बात है बेटा, क्योंकि इन्हीं से यहीं से रिप्रोडक्शन जो है वो शुरू होता है। ठीक है ना, तो कैसे होता है ये पूरा, देखो। पहला है हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल और मेल कोन्स। कैसे ये दोनों रिलेटेड हैं अभी ये भी बता दूंगी। मेल कोन्स जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें एक सेंटर एक्सेस होता है, जिसमें ढेर सारे लीव्स अरेंज होते हैं। इसको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था बेटा, अगर आपने नहीं देखा था तो जाके देखो, उसमें मैंने अच्छे से बताया उसके बारे में। तो सबसे पहले मेल कोन की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, मेल कोन की। देखो, अब जब हम मेल कोन की बात करते हैं तो इसमें ऐसे टाइप के लीव्स होते हैं। कैसे लीव्स होते हैं, ऐसे पतली पतली लीव्स होती है इनमें, छोटी साइज की होती है, इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे माइक्रो। माइक्रो को हम छोटे को माइक्रो बोलते हैं ना, बायो में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में, किसी में भी कह लो। अब देखो जो ये लीफ है ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, मतलब एक कोन जैसा शेप, एक कोन जैसा शेप ये देते हैं, इसीलिए इसको मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस कहते हैं। अब ये जो कोन बना है ये किससे बना हुआ है, किसके इकट्ठा होने से बना है, लीव्स के। इनके लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। फिल मतलब लीफ होता है बेटा, तो लीफ तो समझ में आ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन स्पोरो वर्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो लीफ है इनमें स्पोर्स बनते हैं, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, इसीलिए इसको स्पोरोफिल कहते हैं। अब सिंस ये छोटे साइज के हैं तो इसके लिए हम बोल देंगे कि ये माइक्रोस्पोरोफिल है, और इसके ग्रुप के आने से बनता है एक कोन, जिसको हम मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसका उल्टा कर दो तो फीमेल कोन बन जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप ऐसे ढेर सारे ऐसे से लीव्स वापस बना दो, बट ये बड़े साइज के हो थोड़े से। ठीक है ना, बड़ी बड़ी लीव्स होंगी, पतली पतली होगी, क्यूटिकल से थिक क्यूटिकल से कवर्ड होगी, लेकिन ये जो कोन्स बनेंगे ये अब काफी ज्यादा बड़े कोन्स बनेंगे। तो ये जो कोन बना ना, अब इसको कहेंगे अब फीमेल कोन, या फीमेल कोन कह लो, या फीमेल बोल दो स्ट्रोबिलस। ये फीमेल कोन या स्ट्रोबिलस बनेगा। अब इसके अंदर जो आपको लीव्स देखने को मिलेगी बेटा, इस लीफ को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। मेगा क्यों, क्योंकि बड़ी साइज की लीफ है, स्पोर्स बनेंगे इसलिए स्पोरो, और लीफ के लिए हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं फिल, तो मेगास्पोरोफिल होंगे, जिसमें मेगास्पोरेंजिया और मेगा स्पोर्स बनेंगे। ठीक है ना, तो वही चीज इन्हीं में रिप्रोडक्शन शुरू होगा, इसलिए इसको टेक्निकली याद रख जाए। तो वही लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोफिल और मेल कोन। मेल कोन जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें एक सेंट्रल कोल एक्सिस है, जिसमें ढेर सारी माइक्रोस्पोरोफिल है, बताया अभी ये डायग्राम से। माइक्रोस्पोरोफिल ट्रायंगुलर या कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कई बार अलग अलग पोर्शंस में देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जिसमें स्पोर बनते हैं, मतलब वो फर्टाइल होते हैं, और जिनमें नहीं बनते हैं वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है, स्टेराइल पोर्शन जो है वो ज्यादातर निचला पोर्शन होता है कोन का, और इससे इस कोनिकल प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैक्रोजामिया में और डियोनेसाइटिस वगैरह में देखने को मिलता है। ज्यादातर जेनरा जो है इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ढेर सारे लीव्स देखने को आपको, लीव्स के अंदर स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। हाउएवर जो नंबर है स्पोरेंजिया का वो
20 से 50 होता है जामिया जैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। अब स्पोरेंजिया क्या था बेटा, देखो ये तो स्पोरोफिल हो गया। अब मैं कहूंगी इसी स्पोरोफिल के इधर टिप पे या इधर की टिप पे एक गोल सा स्ट्रक्चर बनता है, तो मैं बोलूंगी इसको स्पोरेंजिया। अब सिंस ये मेगा स्पोरोफिल पे, तो मैं इस स्पोरेंजिया को बोल दूंगी कि ये है एक मेगा स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया होता क्या है बेटा, तो ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जिसके अंदर मल्टीपल स्पोर्स बनते हैं, तो इसका काम होता है स्पोर्स बनाना। तो बेसिकली ये मेगा स्पोर्स बनाते हैं, बड़े बड़े साइज के स्पोर्स इनके अंदर बनते हैं। जबकि मेल कोन या जो मेल स्ट्रोबिलस होता है, ठीक है, इसके अंदर जो स्पोरेंजिया होगा, ऐसे बना लेते हैं ऑपोजिट कलर से, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, यहाँ मान लो स्पोरेंजिया है, तो ये स्पोरेंजिया जो होगा उसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो होंगे माइक्रोस्पोर्स। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर स्पोर्स बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। स्पोरोफिल जुड़े, स्पोरोफिल जुड़े तो कौन बना, स्पोरोफिल के ऊपर सर्कुलर स्ट्रक्चर थे स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर बना स्पोर। ऐसा कुछ रिप्रोडक्शन इनमें शुरू होता है। डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो साइकेडेसी में यूस्पोरेंजियम टाइप का होता है, और यहाँ पर मेच्योर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो एक स्पोरेंजियल वॉल से घिरा हुआ रहता है जिसके ऊपर बहुत सारी लेयर होती है। इसके आउटर मोस्ट लेयर काफी थिक होता है और एपिडर्मिस का यानी प्रोटेक्शन का काम करता है। स्पोरेंजियल वॉल में स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, यानी ये वो टिश्यू है जिससे स्पोर बनते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल जो है वो एक सिंगल लेयर टैपेटम का काम करते हैं, यानी जो पोषण देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। स्पोरोजेनस टिश्यू आगे चल के बदलता है अपने आप को, और उसी से बनते हैं बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनमें आगे मियोसिस होता है, और फाइनली इससे बनते हैं प्रोडक्ट्स हमारे माइक्रोस्पोर्स। तो मैंने यही कहा ना, हम जब रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें यही समझना है कि कैसे इस स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर बने और कैसे इस वाले स्ट्रक्चर में मेगास्पोर्स बने, ठीक है ना। यही हमारे अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अब उसी तरीके से मेगास्पोरोफिल है, और फीमेल कौन है, तो हमने ये देख ही लिया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। ये जब ग्रुप में आएंगे तो इससे बनेगा हमारा फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कोन, जो कि कई बार आपको जनरली एक ही फीमेल कोन एपेक्स पर देखने को मिलता है, लेकिन कई बार कुछ केसेस में दो भी बनते हैं। स्मॉलेस्ट फीमेल कोन जो है ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक की लेंथ का होता है, और ये बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिलता है। इनमें जो लीव्स है ये जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो यही फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलस को तैयार करते हैं। अब ये जो स्पोरोफिल है इनके पास स्पोरेंजिया होता है, और उसी स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं बेटा स्पोर्स, ठीक है। अब इनके जो ओव्यूल्स होते हैं ये फोलियर होते हैं ओरिजिन में, साइकेडिल्स जो है फिलोस्पर्मस होते हैं, और साइकेडिल्स जो है यहाँ पे स्टैकियोस्पर्मस भी होता है। बॉटनिस्ट इन फेवर ऑफ दिस व्यू बिलीव दैट पेल्टेट मेगास्पोरोफिल्स जो है जामिया और मैक्रोजामिया के, इनमें दो ओव्यूल्स होते हैं जो सबसे पुराने या प्रिमिटिव होते हैं, और एंटायर सीरीज जो है इसमें प्रोग्रेस्ड होता है इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू देम लीफ लाइक जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, ठीक है, साइकस रिवोल्यूटा में खास करके, इनमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं जो कि इनके एडवांस स्टेज में देखने को मिलते हैं। अब ये तो बात हो गई कि कैसे इनमें माइक्रो और मेगास्पोर बना। अब यही माइक्रो और मेगास्पोर आगे चल के एक नया रूप लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि जो अभी मेल कोन में माइक्रोस्पोर्स बने वो और कुछ नहीं, आगे चल के क्या बन जाते हैं, पॉलन ग्रेन बन जाते हैं बेटा। तो आइए अब जानते हैं इस माइक्रोस्पोर को डिटेल में, यानी कि पॉलन ग्रेन को समझते हैं, ठीक है। इसीलिए माइक्रोस्पोर आगे लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन एंड द मेल गेमिटोफाइट। अब पॉलन ग्रेन के साथ मेल गेमिटोफाइट क्या है, जब वो पॉलन ग्रेन जो है ना वो जर्मिनेट करना शुरू करता है, यानी उसमें जब ग्रोथ शुरू होती है तो उसी पॉलन ग्रेन को मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। अब माइक्रोस्पोर यानी जो पॉलन ग्रेन्स है या हैप्लॉइड है, एक सिंगल नंबर का क्रोमोसोम है, और न्यूक्लियट यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियट होते हैं, जिसमें बाहर वाले लेयर को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा एंजियोस्पर्म्स में भी, कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें ये जो आउटर लेयर है बेटा इसको बोलते हैं एक्साइन, बाहरी लेयर जो है, और अंदर वाली जो लेयर होती है बेटा इसको बोलते हैं इंटाइन, है ना। वही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जर्मिनेशन जो है माइक्रोस्पोर का वो प्रिकॉशियस होता है, यानी कि ये तभी शुरू हो जाता है जब माइक्रोस्पोरेंजियम के बनते हैं, ठीक है। और हाँ, ये तो मैं बता रही थी कि इसमें आउटर लेयर होती है एक्साइन, इनर लेयर होती है इसमें इंटाइन। एक्साइन जो है थिक होती है और बॉटम के थिन होती है, ऊपर की तरफ थोड़ी सी पतली होती है, जो पॉलन ग्रेन का निचला हिस्सा होता है वहाँ थोड़ी मोटी होती है,
एक न्यूक्लियस भी होता है माइक्रोस्पोर में, जो कि सेंटर में एकदम बीचों बीच में पाया जाता है, जिसमें इकट्ठा खाना पाया जाता है। ठीक है। अब पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो उससे पहले उसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी होती है, और फिर ये छोटे से प्रोथाइलियल सेल और एक बड़े से लार्जर सेल में डिवाइड होता है। लार्जर सेल आगे चल के और डिवाइड होता है, जिससे एक जनरेटर सेल और ट्यूब सेल बनते हैं। ठीक है। आपने ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि पॉलन ग्रेन के अंदर आगे चल के डिवीजन से एक बड़ा सा ऑक्यूपाइड सेल बनता है जिसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और ये छोटा सा भी एक सेल बनता है जिसको जेनरेटिव सेल बोलता है। जब ये पॉलन ग्रेन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बॉडी पर पहुंचेगा, ठीक है ना, एक मान लो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचा, तो ये एक ट्यूब बनाता है, इसी को ट्यूब बोलते हैं। इसी के जरिए ये अपने अंदर के सारे मटेरियल को ओव्यूल तक, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ओव्यूल तक इसको भेज पाता है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। ठीक है। और लार्जर सेल डिवाइड अगेन होता है, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनाता है। माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से, यानी कि पॉलन सैक से रिलीज होते हैं, और वहां से फिर जर्मिनेशन होता है पॉलिनेशन के बाद। कुछ पॉलन ग्रेन्स जो है वो माइक्रोपाइल तक पहुंच पाते हैं ओव्यूल के, और वहां जाके पॉलिनेशन ड्रॉप करते हैं। ठीक। और माइक्रोपाइल जो होते हैं ऐसे यंग पॉलन ग्रेन के, वो पॉलन चेम्बर तक पहुंचते हैं, जहाँ पे हर एक पॉलन ग्रेन जो है वो एक ट्यूब बनाकर एंट्री लेता है और न्यूक्लियर टिश्यू तक पहुंचता है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए ना देखो, यहाँ पे इसको वापस से समझो। अब देखो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, माइक्रोस्पोरी डेवलप हो गया तो पॉलन ग्रेन कहलाया। ये बता दिया कि बाहर वाले को एक्साइन का, अंदर वाले को इंटाइन किया, इसके अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल पाया गया। यहाँ से जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक। अब पॉलिनेशन जब होता है बेटा, तो ये रहा मान लो हमारा ओव्यूल, ये हमारा ओव्यूल है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनने वाला है। मान लो एक ट्यूब है जो कि एंट्री लेता है यहाँ से, ये वाली ट्यूब में बात कर रही हूँ, जो पॉलन ग्रेन खुद तो अंदर नहीं जा पाता है, लेकिन ये सरफेस पे एक ट्यूब बनाता है, इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। अब ये ट्यूब मान लो ओव्यूल के अंदर तक गया। अब जिस जगह से ये एंट्री लेता है ना, उस जगह को बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्योंकि वहां से पॉलन ग्रेन को ट्यूब को एंट्री मिलती है ताकि वो ओव्यूल के अंदर आ पाए। अब इसके अगल बगल जो मान लो ओव्यूल, चलो इसको कर लेते हैं, ये ओव्यूल है। ठीक है। अब इसके अगल बगल ये जो जगह है ना, इस जगह पे टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं न्यूसिलस। इसी टिश्यू से मेच्योर होके इसका सैक बनता है, इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये आगे चल के जर्मिनेशन जब होता है तो पॉलन ग्रेन माइक्रोपाइल की मदद से ओव्यूल के अंदर तक पहुंचता है, और पॉलिनेशन ड्रॉप के जरिए ये अंदर जाता है। माइक्रोपाइल के जरिए पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन चेम्बर तक पहुंचते हैं ऑफ द ओव्यूल, जहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है एक ट्यूब बना के, जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं, और वहां से न्यूक्लियर टिश्यू के अंदर पहुंचता है। कुछ वीक के बाद जनरेटिव सेल डिवाइड होता है, और आगे चल के वो एक स्टॉक सेल बनता है, जो आगे चल के प्रोथैलियल सेल्स जो है उसके कांटेक्ट में आता है, और डिवाइड करके सेल्स बनाकर आगे चल के स्पर्मेटोजोइड्स यानी कि स्पर्म सेल्स बनाते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन के नेक्स्ट वर्जन है ना। आगे चल के उसके बाद ये रहा हमारा ओव्यूल या फीमेल गेमेटोफाइट, इसको अब देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये देखो, इस डायग्राम को समझोगे तो आ जाएगा। ये देखो, ये माइक्रोपाइल ट्यूब है, माइक्रोपाइल वो रीजन है जहां से पॉलन ट्यूब एंट्री होता है। ठीक है। अब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये मेगास्पोरेंजियम का है, यानी कि ओव्यूल का है। ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये पॉलन ट्यूब जो है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉलन ट्यूब जो है वो आ रहा है। ठीक। अब ये जब आएगा, और ये रहा हमारे पास ये एग न्यूक्लियस, यानी कि ये एक्सेल है, और पॉलन ट्यूब को यहाँ तक ही अपने मटेरियल को भेजना है। ठीक। और फिर ये उसके ऊपर एक चेम्बर आपको दिख रहा है जिसको आर्चिगोनियल चेम्बर कहते हैं। आर्चिगोनिया वर्ड भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉलन ट्यूब जब पहुंचेगा तो ये जो रिलीज करेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोइड या स्पर्म सेल कहते हैं। अब ये इसको पहुंचना कहाँ है, स्पर्म सेल को इस एग सेल तक पहुंचना है बेटा, ये इसका टारगेट है। उसी को ना फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूज करते हैं तो आप इसको फर्टिलाइजेशन कहते हो। तो वही चीज होगा, ये नेक्स्ट सेल्स होंगे, उससे पास से ये स्पर्म सेल होते हुए एग के साथ में फ्यूज करेंगे, और फिर इसी से जाइगोट बनेगा। ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर आप देखोगे कि दिखाया गया है। ठीक है। तो साइकिल्स में जो ओव्यूल होता है वो सेसाइल स्ट्रक्चर है, यानी उसमें मूवमेंट नहीं होता है, और वो एक सिंगल इंटीग्यूमेंट से घिरा रहता है। मतलब मैं कहूँ ये एक ओव्यूल है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा रहता है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को ही बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। बेटा यही आगे चल के ना सीड का कोट बनता है।
ठीक है। ये इंटीग्यूमेंट में 3 लेयर होता है, ठीक है। आउटर और इनर लेयर जिसमें से फ्लैशी होते हैं और मिडल वन स्टोनी होता है। स्टोनी लेयर को यहाँ पे स्क्लेरोटेस्टा बोलते हैं और फ्लैशी लेयर को सार्कोटेस्टा कहते हैं। ये जो माइक्रोपाइल है ये डिस्टल एंड यानी निचले हिस्से में प्रेजेंट रहता है। न्यूसिलस यहाँ पे पैरेन्काइमेटस होता है। एक मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी में मियोसिस होता है। और यही मैंने कहा था ना कि ये जो न्यूसिलस होता है, देखो यहाँ पे जरा इधर वापस आता है, ठीक है। देखो इसको समझो, मैंने कहा अब देखो ओवरी तो है नहीं इनके पास, डायरेक्ट डायरेक्ट इनके पास क्या है, ओव्यूल है। अब देखो ये मान लो ये पूरा ओव्यूल है ना, ये पूरा ओव्यूल है। ये जो पॉलिन ग्रेन है ना, इसको अपने ट्यूब के बना के इसी ओव्यूल के अंदर पहुंचना है एक्सेल तक, ठीक। अब ये ओव्यूल है और इसके ऊपर जो ये कवरिंग है ये अभी मैंने बताया, इसी को इंटीग्यूमेंट कहते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसके अंदर जो ये जगह दिख रही है ना, इसको न्यूसिलस कहते हैं और यहीं पर मेगास्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। उसी में मियोसिस होता है, तो यहाँ पर बनता है ये वाला सेल जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एम्ब्रियोसैक। और इसी के अंदर बेटा यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये एक्सेल होता है। अब देखो ये एक्सेल तक ही इस पॉलिन ग्रेन को अपने मटेरियल को पहुंचाना है, ये इसका टारगेट है। ये जब इसके साथ में फ्यूज करेगा तभी उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। अब इसको करने के लिए पॉलिन ग्रेन यहाँ आता है, एक ट्यूब बनाता है। ट्यूब जो है ये क्या होता है, ये ट्यूब एंट्री लेता है, अंदर तक पहुंचता है, अपने मटेरियल यानी स्पर्म सेल्स को ही भेजता है। अब ये स्पर्म सेल ये न्यूसिलस से होते हुए अंदर आके इस एग सेल से फ्यूज करता है, जाइगोट बन जाता है, इसी को आप फर्टिलाइजेशन कहते हो। समझ आ रही है बात। तो वही चीज अभी आपको बताना है। तो ये देखो आप इतने बड़े पैराग्राफ में ना ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 3 लेयर है ओव्यूल में, और इसमें आपको 3 लेयर इंटीग्यूमेंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। एक सिंगल इंटीग्यूमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी देखो एक ही इंटीग्यूमेंट यहाँ पर बनाया है ना, एक इंटीग्यूमेंट। हालांकि एंजियोस्पर्म में 2 इंटीग्यूमेंट होता है, टेस्टा टेगमेन उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो इंटीग्यूमेंट है इसके अंदर आप लोग को एक माइक्रोपाइल वाली एंड दिखती है। यहाँ पर आपको माइक्रोपाइल कहाँ दिख रहा है इस डायग्राम में, ये जो इंटीग्यूमेंट जहाँ नहीं है ना, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये माइक्रोपाइल है बेटा। अब देखो मैंने जो पॉलिन ट्यूब बनाया है ना, वो माइक्रोपाइल की तरफ से ही आने दे रही हूँ मैं, ठीक है कि नहीं। अब ये जो देखो यहाँ पे दिया है कि एक मेगास्पोर मदर सेल है जो कि न्यूसिलस में पाया जाता है। इसी में मियोसिस होता है जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। मियोसिस होगा तो 4 ही सेल बनेगा एक सेल से। अब इन 4 में से 3 खराब हो जाते हैं, एक फंक्शनल बनता है और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के डिविजन होके ये बना लेता है फीमेल गैमीटोफाइट। ये फीमेल गैमीटोफाइट और कुछ नहीं, एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम है बेटा। तो वही मैंने आप लोग को इस डायग्राम के माध्यम से इधर बताया था कि यहाँ पर ये टिश्यू था, यहाँ न्यूसिलस था, यहाँ पे ढेर सारे सेल्स थे, यहाँ पे ये सेल्स जो बने इन्हीं का नाम था यहाँ पे मेगास्पोर। अब इन्हीं मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर क्या बन गया, यही एम्ब्रियोसैक बन गया, जिसका दूसरा नाम फीमेल गैमीटोफाइट है। बात समझ आई। तो यही चीज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की है कि ये पूरा हो गया ये स्ट्रक्चर ओव्यूल का। उसके अंदर ये जो दूसरी सर्कल है ये है न्यूसिलस की, उसके अंदर ये जो तीसरी सर्कल है ये एम्ब्रियोसाइट की। ये तब बनती है जब न्यूसिलस में प्रेजेंट कुछ सेल्स होते हैं जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, उनमें मियोसिस होता है जिससे 4 सेल बनते हैं, उनमें से 3 खराब हो जाते हैं, एक फंक्शनल बनता है, वही मेगास्पोर एम्ब्रियोसाइट कहलाता है, जिसको फीमेल गैमीटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जहां तक चीजें समझ आई। अब इसी में फिर मियोसिस होता है और फिर जब मियोसिस हो जाता है तो इसी की वजह से आगे चल के एक सेल बनता है, एक सेल बनता है। ठीक है, वैस्कुलर स्ट्रैंड जो है वो बेसल पार्ट में ओवल के पाया जाता है, जहां से उसको जाइलम फ्लोएम से सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है, आउटर लेयर जो है यहाँ पे 12 वैस्कुलर स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं और आगे चल के ये जो इनर वैस्कुलर सिस्टम है ये वैक्यूल ओव्यूल के ऊपर पार्ट तक पहुंचता है, जहाँ पे न्यूसिलस के कांटेक्ट में आता है। स्टोमेटा जैसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पे कई बार न्यूसिलस रीजन में ओव्यूल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि केराटोजामिया साइकस वगैरह के जामिया जैसे प्लांट्स में। फीमेल गैमीटोफाइट में कैविटी होती है जो कि पॉलन चेंबर कहलाती है। एक से ज्यादा आर्चिगोनियल इनिशियल्स अपीयर होते हैं माइक्रोपाइल के एंड में फीमेल गैमीटोफाइट के,
और यही इनिशियल्स आर्चिगोनियम बनते हैं, यानी आगे चल के यही एक्सेल बनते हैं। इन्हीं से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वही चीज यहाँ पर दिखाया है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट उस डायग्राम से समझे होगे तो तुम्हें ये भी समझ जाएगा कि ये पूरा रीजन जो है माइक्रोपाइलिक था, उसके अंदर न्यूसिलस मिला, वहां से एक जगह से पॉलन ट्यूब एंट्री किया, स्पर्म सेल्स रिलीज हुए, एग सेल से फ्यूज हुआ, और इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लास्ट में आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे देखोगे कि पिथ जो है वो यहाँ पर जैसे कि इंसेफेलेटस जो है, बड़ा अजीब अजीब नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बेवरेज के तौर पर यानी कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है सेंट्रल अफ्रीका में। हैट, मैट्स, बास्केट्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि इंसेफेलेटस से बनते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में। अंडरग्राउंड स्टेम जो है बोवेनिया के, इसको पका के खाया भी जाता है क्वींसलैंड में। ब्रेड जो है वो इंसेफेलेटस के स्टार्च से बनता है, जामिया से बनता है, मैक्रोजामिया से बनता है। रामेंटल हेयर्स जो है वो मैक्रोजामिया से निकाले जाते हैं, जिसको फाइबर के तौर पर यूज किया जाता है। सीड्स जो है मैक्रोजामिया वगैरह की, उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। पाम ऑयल के तौर पर कुछ नेटिव पीपल आके इस्तेमाल करते हैं। सागो स्टार्च जिसको आप ये साबूदाना बोलते हो, वो भी सीड्स और स्टेम से निकलते हैं, मैक्रोजामिया, जामिया और इंसेफेलारिटस से, जिसको लॉन्ड्रिंग और सेवरल अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था बच्चों आज के इस क्लास में पूरा सब कुछ साइकेडेल्स के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे आपसे, ठीक है। और नवोद्भव बैच के साथ हमारे जरूर जुड़िए बच्चों, अगर आप फुल फ्लेज में तैयारी अगर चाहते हैं तो, ठीक है। इसके अंदर आप लोग को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यूज और यूनिट वाइज वन शॉट रिविजन मिलेगा। ये सारा कुछ नवोद्भव बैच के अंदर बच्चों आप लोग को डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलेगा। तो आज ही इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और इस पूरे ऑफर प्राइस में, इसमें आप लोग को 1250 का ये ऑफर प्राइस है। इसमें अगर आप DNS 10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ आपको इसमें मिल जाता है। चाहे आप सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी की भी तैयारी करना चाहें तो आपको इसी ऑफर प्राइस में ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाने हैं। तो बच्चों देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द हमारे इस बैच के साथ जुड़िए और फुल फ्लेज में अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।